वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की वीडियो का टॉपिक है द ग्लास मेनाचरी, जो कि एक अमेरिकन प्ले है और इसे लिखा है टेनेसी विलियम्स ने। ये एक मेमोरी प्ले है और इसमें राइटर ने फ्लैशबैक टेक्निक का यूज़ किया है और इसमें सारी स्टोरी जो है वो विंगफील्ड फैमिली के मेम्बर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। एक मदर है एमेंडा, फिर उसका बेटा है टॉम और फिर एमेंडा की बेटी है लॉरा। 1937 में ये एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं और इनका जो बाप है वो इन्हें छोड़ के कहीं जा चुका है और फैमिली की तमाम जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो टॉम जो है वो पूरी करता है। एमेंडा जो है वो एक लविंग मदर है, बट उसकी टॉम के साथ किसी ना किसी बात पे जो है वो लड़ाई हो जाती है। और जो लौड़ा उसकी बेटी है वो बहुत ही इंट्रोवर्ट, बहुत शाय गर्ल है और वो बहुत कम किसी से मिलती है। अपने अपार्टमेंट से वो बाहर ही नहीं जाती और उसके शाय होने की एक रीज़न ये भी है कि वो एक टांग से जो है वो थोड़ा लंगड़ा के चलती है, तो लोगों से इतना मिलना नहीं चाहती और शी इज़ एंटी सोशल। अब चूंकि उसके पास कोई एक्टिविटी नहीं है तो उसको बिज़ी रखती है ग्लास मेनाचरी में, जो कि एक कलेक्शन है उन एनिमल्स की जो कि ग्लास के बने हुए हैं और वो बहुत ही डेलिकेट जो हैं वो टॉयज़ टाइप हैं। अब जैसे कि टॉम का जिक्र पहले किया जा चुका है कि उसका अपनी मदर एमेंडा के साथ जो है वो रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि वो भी बिल्कुल अपने बाप की तरह जो है वो आज़ाद हो जाए, वो दुनिया को एक्सप्लोर करे और अपनी तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनसे फारिग हो जाए। इसके अलावा टॉम जो है वो अपनी जॉब को भी पसंद नहीं करता और वो अक्सर जो है वो मूवीज़ देखने चला जाता है और एमेंडा को जो है वो इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। अब इसी बात को लेके टॉम और एमेंडा के दरमियान जो है वो झगड़ा भी होता है एंड द सिचुएशन स्टार्ट्स गेटिंग वर्स। अब एमेंडा को भी पता है कि टॉम जो है वो अपने घर को छोड़ना चाहता है, तो उसके साथ एक डील करती है कि अगर तुम लौड़ा के लिए एक अच्छा हस्बैंड तलाश करके लाओ तो तुम्हें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है वो आज़ाद कर दिया जाएगा। अब टॉम क्या करता है कि वो एक बंदे को लेके आता है जो उसके साथ एक वेयर हाउस में काम करता है और उसका नाम है जिम। अब जिम वही बंदा है जिसपे लौड़ा को अपने हाई स्कूल में क्रश हुआ करता था। उसके बाद जिम और लौड़ा एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं, उनकी काफ़ी देर तक बात चलती है एंड फाइनली जिम एडमिट करता है कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। अब लौड़ा के लिए, जो कि पहले ही बहुत इनोसेंट एंटी सोशल सी है, वो बहुत मासूम सी है, तो उसके लिए खबर पहले ही एक धचका से साबित होता है। और उसके बाद जो है वो जिम चला जाता है और एमेंडा दोबारा जो है वो टॉम पे गुस्सा होती है बहुत बुरी तरह से कि तुमने हमारे साथ जो है वो एक मजाक किया है। और ये फाइनल फाइट होती है एमेंडा और टॉम के दरमियान इस प्ले में, और उसके बाद जो है वो टॉम घर छोड़ के चला जाता है हमेशा के लिए। और इस प्ले के क्लोजिंग मोनोलॉग में टॉम ये एडमिट करता है कि अगरचे वो घर छोड़ चुके हैं बट ही स्टिल कांट एस्केप फ्रॉम द मेमोरी ऑफ हिज सिस्टर लौरा। इसमें मेन थीम है फ्रीडम एंड एस्केप। अब इसमें हर कैरेक्टर कहीं ना कहीं पे स्टक है। जैसे टॉम जो है वो अपनी जॉब पे स्टक है और वो उस जॉब को पसंद नहीं करता, उसे छुटकारा हासिल करना चाहता है। फिर बाकी ये पूरी फैमिली जो है दे आर स्टक इन अ स्मॉल अपार्टमेंट। इसके अलावा एमेंडा इज़ ट्रैप्ड इन थॉट्स ऑफ द पास्ट और जो लौरा है शी इज़ ट्रैप्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्लास मेनाचरी। उन ग्लास एनिमल की दुनिया की हद तक जो है उसने खुद को महदूद किया हुआ है। सो दे ऑल वॉन्ट टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी एंड गेट इन टू इमेजिनरी वर्ल्ड। एमेंडा जो है वो माजी की यादों में चली जाती है, लौरा जो है शी इज़ बिजी इन ग्लास मेनाजरी और टॉम जो है वो नई जॉब की तलाश में है, उसकी ड्रीम जॉब की तलाश में है। सो ये सब करेक्टर्स जो हैं दे आर अवे फ्रॉम रियलिटी। इसके अलावा सेकेंड मेन थीम है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फैमिली। अब जो उनका बाप है वो उन्हें पहले से ही छोड़ के जा चुके हैं। फिर टॉम जो है हु इज़ द ब्रेड विनर एंड केयर टेकर ऑफ द फैमिली, वो भी चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी जिए और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करे। और उसके बाद जो एमेंडा है उसको भी अपनी बेटी जो है वो एक बोझ सा फील होती है। शी वांट्स कि उसकी जल्दी से शादी हो जाए और फिर उससे भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है वो छुटकारा मिल जाए। सो कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब चूंकि ये एक मेमोरी प्ले है जिसका एक थीम मेमोरी भी है और इस प्ले में देर आर एक्चुअली मेमोरीज विद इन मेमोरीज। अगरचे जिम जो है वो घर छोड़ चुके हैं बट स्टिल मेमोरीज ऑफ लौरा हॉन्ट हिम। इसके अलावा जो एमेंडा है वो भी अपने बचपन को, अपने गर्लहुड को याद करती है और फिर जिम भी जो है वो अपने स्कूल के उन दिनों को याद करता है जब वो काफ़ी जो है वो मशहूर हुआ करता था। सो ये पूरा प्ले जो है वो किसी ना किसी तरह मेमोरी पे बेस करता है। इसके अलावा एक और थीम जो है वो जेंडर रोल्स पे है, क्योंकि अगर हम एमेंडा के व्यू पॉइंट से देखें तो वो चाहती है कि उसकी बेटी की शादी हो जाए क्योंकि वो एक गर्ल है, और टॉम को जो है वो बिजनेस क्लासेस लेनी चाहिए क्योंकि वो एक मैन है। इसके अलावा एमेंडा चाहती है कि लौरा जो है वो हमेशा प्रिटी और फ्रेश रहे ताकि उसे एक अच्छा हस्बैंड मिल जाए, जबकि टॉम के लिए वो चाहती है कि वो सक्सेसफुल हो और एक अच्छा जो है वो बिजनेसमैन बने। और उसको कहती भी है कि ट्राई हार्ड एंड यू विल सक्सीड। तो अगेन वही हमें ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हमें देखने को मिल रहे हैं कि वुमेन को जो है दे शुड कन्फाइन टू देयर होम्स, जबकि एक जो आदमी है उसको ब्रेड विनर होना चाहिए अपनी फैमिली का और उसे अपनी फैमिली की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी चाहिए। अगर सिंबल्स की बात की जाए तो इसमें मूवीज़ आ जाती हैं। टॉम जो है वो ही हेट्स हिज लाइफ और वो मूवीज़ देखने चला जाता है, डांस करने चला जाता है। और वो क्यों करता है? बिकॉज ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम
ऑल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और इट्स काइंड ऑफ फॉर शेडिंग, क्योंकि शुरू से ही हमें बार बार पता चलता है कि ही वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले ही फाइनली गेट्स एन एस्केप। इसके अलावा सेकेंड मेन सिंबल जो है वो ग्लास मिनिएचर है, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ ग्लास एनिमल्स एंड दे आर वेरी फ्रेजाइल एंड डेलिकेट जस्ट लाइक लॉरा। इसके अलावा जिस तरह वो ग्लास एनिमल्स ट्रांसपेरेंट से हैं, तो उसी तरह उसका करेक्टर भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ही इज़ वेरी इनोसेंट। इसके अलावा ये जो ग्लास एनिमल्स हैं, दे आल्सो सिंबलाइज हर एस्केप फ्रॉम द रियल वर्ल्ड इनटू एन इमेजिनरी वर्ल्ड। इसके अलावा फिगर्स ऑफ स्पीच में सिमिली आ जाता है, जिसमें आप ये डायलॉग ऐड कर सकते हैं। क्रीमी थाइज, eyes like wood smoke in autumn, fingers that soothe and caress like strain of music, bodies as powerful as the Etruscan sculpture। फिर मेटाफर है जिसमें all girls are trapped and all men expect them to be। इसके बाद एल्यूजन है एमेंडा, he had the Midas touch, whatever he touched turned to gold। अब ये ग्रीक माइथोलॉजी में से एक रेफरेंस है, इसमें किंग माइडस होता था और वो जिस चीज़ को जो है वो हाथ लगाता था वो सोने की बन जाती थी। इसके अलावा इमेजरी में, विजुअल इमेजरी में आप लिख सकते हैं। एमेंडा कहती है, ओह आई कैन सी द हैंड राइटिंग ऑन द वॉल एज प्लेन एज आई सी द नोज इन फ्रंट ऑफ माई फेस। इसके अलावा एक और डिवाइस है फॉर शेडिंग, और ये जब जिम जो है वो लॉरा का ग्लास यूनिकॉर्न तोड़ता है तो इट फॉर शेडोज के ही विल ब्रेक द हार्ट ऑफ लॉरा। अमेरिकन ड्रीम जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एज ए क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो अमेरिका की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी एंड इट सफ़र्ड फ्रॉम द ग्रेट डिप्रेशन। द ग्रेट डिप्रेशन जो है वो इकोनॉमिक सेटबैक था जो कि 1929 से 1939 के दरमियान रहा अमेरिका में, और उनको इकोनॉमिकली जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो इसकी वजह से लोगों ने जो है वो बहुत अनरियलिस्टिक ड्रीम सेट कर लिए थे कि अगर हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हम जो है वो कामयाब हो सकते हैं। और इसके नतीजे में आप बहुत से अमेरिकन प्लेस पढ़ेंगे जिसमें देखेंगे कि जो फैमिलीज़ हैं दे गेट डिस्टेबलाइज और उनकी जो आपस में रिलेशन है वो भी अच्छे नहीं रहते। सो अमेरिकन ड्रीम जो है वो अनरियलिस्टिक एक आर्टिफिशियल ड्रीम था जिसने बहुत सी लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं उनको तबाह किया था। और इसका अंदाज़ा हमें अमेंडा की इस डायलॉग से भी हो सकता है कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू, व्हाट इज़ गोइंग टू बिकम ऑफ अस, व्हाट इज़ द फ्यूचर। इसके अलावा आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि द ग्लास मिनाचरी एज ए नैरेटिव प्ले। इसमें टॉम जो है वो मेन कैरेक्टर है और वो सारा जो मेमोरी है या सारे इंसिडेंट्स जो है वो उन्हें नरेट करता है। सो इससे हमें पता चलता है कि अमेरिकन ड्रीम जो है वो एक अनरियलिस्टिक और हॉलो ड्रीम है, इसकी कोई साउंड बेसिस नहीं है। और वो खुद नहीं बताता कि वो गिल्टी फील कर रहा है या हैप्पी या सैड फील कर रहा है, बल्कि जो है वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स पॉइंट आउट करता है जिसके थ्रू ऑडियंस को पता चलता है कि उसकी क्या फीलिंग्स हैं या वो क्या फील करता है। इसके अलावा टॉम अपनी ओपनिंग मोनोलॉग में बताता है कि ये जो है वो एक मेमोरी प्ले है, और उसके बाद राइटर ने कुछ स्टेज टेक्निक्स यूज़ किए जैसे लाइटनिंग और म्यूज़िक, ताकि जो है वो नरेटर की मूड को जो है वो इंडिकेट कर सके। और टॉम ये कहता है, द प्ले इज़ मेमोरी, बीइंग अ मेमोरी प्ले इट्स डिमली लाइटेड, इट इज़ सेंटिमेंटल, इट इज़ नॉट रियलिस्टिक। सो टॉम जो है उसको नरेट कर रहा है और फिर वो हमें स्टेज टेक्निक्स बता रहा है। इट इज़ डिमली लाइटेड एंड इट इज़ सेंटिमेंटल। तो जो लाइटनिंग और म्यूज़िक जो है वो उसकी मूड्स को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं।